तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार ये तो, कि आपको कनाडा में रहना कहाँ पे है। पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, पर अब जो तीसरी चीज़ है ना वो आपके साथ जुड़ गई है, एक्सप्लोर भी करना है। तो उसके लिए भी आपको ना यहाँ पे घूमने फिरने के लिए जो खर्चा चाहिए वो भी चाहिए। कम से कम यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपेंस है वो आपका, जिसको झूठ बोलना होता है ना, उसको एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है पूरी की पूरी। अब आ जाते हैं उस तड़कते फड़कते टॉपिक पर जिसको आप सुनने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो भाई वो है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तब जाके LMIA अप्रूव होती है, LMIA रिजेक्ट्स भी हो जाती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सीके मनोचा कनाडा की सड़कों से आपके सामने रूबरू हूं और इस वीडियो के अंदर आपको ना छोटे से छोटे खर्चे से लेकर बड़े से बड़े खर्चे की बात करेंगे। इस वीडियो का जो टाइटल है ना वो है टूरिस्ट वीजा से लेकर LMIA तक। और इस वीडियो में जो हेल्पफुल रहने वाली है न्यू इमिग्रेंट के लिए या फिर स्टूडेंट वीजा के लिए, किसी के लिए भी कह लो, थोड़े बहुत जो खर्चे हैं वो सिमिलर ही होते हैं। तो उन खर्चों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए कि आप फर्दर आगे का कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पर आता है तो उसका सबसे पहला एक ही फंडा रहता है कि भाई उसको LMIA लेनी है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यार टूरिस्ट वीज़ा कैसे लें, है ना। अगर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके बाद ही आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए सोच सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन फंड्स के लिए प्रिपेयर होना है, जो खर्चे आपके पक्के हैं। अगर वो खर्चे करने के लिए आप रेडी हो ना, तो इस वीडियो में आप वो खर्चे सुन लो कि कितना खर्चा आपका आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपका कनाडा का वीज़ा आ गया, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है। देखो सबसे पहले अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, फ्लाइट टिकट का खर्चा तो आना ही है, वो उसके लिए तो हर कोई पहले से प्रिपेयर रहेगी। लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा आना ही आना है, जो कि टिकट का प्राइस रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपने टिकट कब बुक की है। तो उसके बाद बैक टू टॉपिक कि अकोमोडेशन की बात करते हैं। आपका वीज़ा आया, घर वालों ने खुशी मनाई, रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया और आपके दिमाग में उसी रात को एक ख्याल आता है कि कनाडा का वीज़ा तो आ गया और मैं वहाँ पे जाऊँ कब और मैं वहाँ पे रहूँगा कहाँ। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार ये तो, कि आपको कनाडा में रहना कहाँ पे है। देखो अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बट इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम एक्सपेंस की बात करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर भी थोड़े ऐसे कमेंट आए थे कि मेन टॉपिक पे बात किया करो, इधर उधर घुमाया मत करो। बट मैं चाहता हूँ ना कि आप थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को समझना और उसके बाद खुद पे एप्लीकेबल भी करना। एक बंदा खुद अपनी कहानी बता रहा है ना, मन घड़स कहानियां तो बता नहीं रहा हूँ, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ भाई, जो एक्चुअल में मेरे साथ हो रहा है ना। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिसको झूठ बोलना होता है ना उसको एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है पूरी की पूरी वीडियो बनाने के लिए। मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अपना बैग टांग कर सड़कों से आपके सामने रूबरू हो जाता हूँ जब मेरे दिल से आवाज आती है कि अब मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। उस टाइम ये वीडियो शुरू भी नहीं हुई थी और ना ही मैंने इसके लिए कोई ना कोई पॉइंट्स नोट किए हैं, बट मैं आपको एक एक चीज़ वो बताने वाला हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे है और जो आपके साथ भी हो सकता है। तो भाई अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। अकोमोडेशन के आपने जो सर्च करना है वो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मोस्टली लोग ना ऐसे घरों के बाहर टॉयलेट नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं ना, आपको किसी भी घर के बाहर ना भाई यहाँ पे टॉयलेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि फॉर रेंट नहीं मिलेगा। मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं, फॉर रेंट सिर्फ उनका मिलता है जैसे किसी ना किसी ने कोई पूरा का पूरा घर चढ़ाना है। तो भाई हमें क्या करना है, हमने अकेले आना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पार्टनर के साथ आ जाएंगे। तो उसमें उस केस में क्या रहता है, आपको यहाँ पे एक रूम चाहिए होता है, ठीक है। चाहे वो बेसमेंट में मिले, चाहे आपको ऊपर मिले, कहीं भी आपको वो रूम मिले, आपको वो रूम चाहिए। रूम का खर्चा कितना आने वाला है, रूम का खर्चा मिनिमम 500 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो प्लस की अगर बात करेंगे, मैं ओंटारियो का खर्चा आपको बता रहा हूँ, और प्रोविंस में ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। तो 500 मिनिमम खर्चा है, उसके बाद $500 मतलब 30,000 आपके इंडियन रुपीस। और बात करेंगे भाई, मेरी वीडियो नेपाल से भी लोग देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं और भी काफ़ी देशों से मेरी वीडियो को देख रहे हैं लोग। तो बहुत प्यार दे रहे हो, आपने पिछली वीडियो में भी काफ़ी सपोर्ट किया था। तो मैं आपको इंडियन खर्चों के साथ कंपेयर कर देता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा इजी रहेगा, आप लोग बाद में उसे कंपेयर भी कर सकते हो। लाइक तो $500 हमारा आ जाता है यहाँ पे रहने का खर्चा, जो कि एक मिनिमम बेसिक सा खर्चा है। हमने फेसबुक मार्केट प्लेस से अपना घर ढूंढना है तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाता है। और थोड़ा सा फ्रॉड से आपने बचना है। अगर आपका यहाँ पे कोई रहता है ना तो आप उनके थ्रू जाके क्रॉस चेक करवा सकते हो। और मोस्टली केस में यही रहेगा, आपने जाके देख कर ही पेमेंट करनी है। बट वो कहेंगे कि यार अगर आप इंडिया से ही बुक कर रहे हो ना घर को, तो उस केस में यार वो कह देंगे कि भाई आपको ना कुछ सम अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो उस केस में आप अमाउंट को डिपॉजिट कैसे करवाओगे? देखो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो थोड़ा सा जो फेसबुक की आईडी होती है ना उसको भी वेरीफाई करने की कोशिश किया करो कि जिसने ये पोस्ट डाली है क्या उसका अकाउंट ये कुछ दिनों पहले बना है, कुछ साल पहले बना है। वहाँ पे नीचे लिखा जाता है कि इसका अकाउंट 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि जिसका अकाउंट 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है वो फ्रॉड नहीं करेगा। फ्रॉड करने को कोई भी कर सकता है, या उनकी आईडी हैक करके
कोई भी अलग पर्सन ऐसे ऐड डाल के पैसे ले सकता है। तो थोड़ा सा एडवांस देने से बचना है। और कोई भी अगर आपका कनाडा में रहता है तो उनको जाके क्रॉस चेक करवा लेना है, क्योंकि उनके नियरेस्ट की आप देखोगे किसी के साथ यहाँ पे रहना ना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई आपका यहाँ पे नॉन रह रहा है ना, तो उसको पता है कि यार यहाँ पर अगर मैं किसी को अपने साथ रखूंगा ना तो उसको डबल एक्सपेंस करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो आप एक पीजी वाला खर्चा क्या देते हैं ना कि एक पर गेस्ट के हिसाब से जो खर्चा आता है, तो वैसा कुछ मान के चलो वैसा खर्चा रहता है। तो भाई कोई भी अपने साथ रखने को राजी नहीं होता। हाँ, किसी का अपना घर है या किसी ने पूरा का पूरा अपार्टमेंट लिया हुआ है रेंट पे, है ना, तो वो उस केस में आपको अपने पास रख सकता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई किसी को नहीं रख सकता। तो ये वाले वहम निकाल के चलना अपने। ज़्यादा से ज़्यादा कोई रख लेगा तो भाई 2 दिन 4 दिन या हफ्ता आपको रख लेगा, तो अपना अकोमोडेशन का आपको हिला करके चलना है। तो एक महीने का जो खर्चा है ना वो $500 यहाँ से मिनिमम है। 1000-1500 तक खर्चा चला जाता है। वो डिपेंड करता है आप कितने मेंबर यहाँ पे आ रहे हो। 500 का देखो 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। इसमें डिपेंड करता है यूटिलिटीज़ पर। आपको इंटरनेट और लॉन्ड्री और किचन वॉशरूम ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। तो ये चीज़ें पहले से ही क्लियर करके चलना कि भाई कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई आपको कोई एडवांस पे करना है, कितना करना है। देखो फर्स्ट और लास्ट मंथ का यहाँ पे रेंट लेते हैं। 2 महीने का दो रेंट यहाँ पे जाते हैं, एक फर्स्ट का एक लास्ट का। आपने जब घर छोड़ना है तो आपको 30 डेज पहले बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से घर छोड़ने वाले हो, तो वो आपको जो रेंट जो आपका लास्ट मंथ का आपने रेंट दिया होता है वो बीच में मतलब कट जाता है। तो वो वाला रेंट आप मान के चलो कि आपका लास्ट मंथ का है। और सपोज अगर आपको इमरजेंसी में कहीं निकलना पड़ रहा है तो आपका वो जो एडवांस दिया हुआ वैसे वो वापस नहीं आएगा। हाँ, इन केस कोई अगर सिक्योरिटी है 100, 150, 200 तो वो आपकी 100% रिफंडेबल होती है अगर आपने कोई तोड़फोड़ नहीं करी है। तो ये तो था भाई अकोमोडेशन का खर्चा, जो कि एक महीने का आप 700-800 मान के चलो। मेरे केस में मेरा 500 रेंट है, तो मैंने इसलिए आपको 500 से स्टार्ट किया था। उससे कम भी मैंने ढूंढने की कोशिश की थी बट नहीं मिला। तो अब बात कर लेते हैं कि रेंट रूम आपने रेंट पे ले लिया। पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, और अब जो तीसरी चीज़ है ना वो आपके साथ जुड़ गई है कि मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के लिए तो मोबाइल फ़ोन के बिना तो आप रह नहीं पाएंगे। कहीं आपको सड़कों पे भी जाना है, बाहर निकलना है, तो आपको इंटरनेट की सर्विस चाहिए। तो उस केस में आपको यहाँ का जो लोकल सिम है वो उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है अराउंड $50 to $60 तक मंथली पड़ती है। मेरे केस में मुझे ये $40 का 20 GB का प्लान पड़ा हुआ है पोस्ट पेड का। मैंने इसके भी पीछे एक ब्रीफ में वीडियो बनाई थी कि आप पोस्ट पेड सिम कैसे ले सकते हो, तो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है आप उस वीडियो से निकाल सकते हो। तो वो खर्चा भी आप मान के चलो। अब आप यहाँ पे घूमने फिरने एक टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए हैं, इसके लिए आपको जॉब भी ढूंढनी है, कुछ भी करना है, या यहाँ पे कहीं कुछ छोटी छोटी जगह या नियरेस्ट प्लेस को विजिट भी करना है ना, एक्सप्लोर भी करना है। तो उसके लिए भी आपको ना यहाँ पे घूमने फिरने के लिए जो खर्चा चाहिए वो भी चाहिए। कम से कम यहाँ पे जो मिनिमम एक्सपेंस है वो आपका $3 का होता है कि आपने एक जगह पर जाना है और वहाँ से अगर वापस भी आना है तो $3 का और मार के चल लो, मतलब $6 का खर्चा है सिर्फ आपका ट्रैवल का। वो भी ये सरकारी बस का जो लंदन ट्रांजिट है, जो सामने आप देख रहे हैं लंदन ट्रांजिट, इस बस का खर्चा है $3 एक बार में 90 मिनट तक ये ट्रैवल करवाती है। तो ये खर्चे तो अब मैं इसका कोई टोटल तो बता नहीं सकता हूँ, बड़े छोटा सा खर्चा है। मतलब कहीं से भी ये खर्चा आ सकता है कि आपने मान के चलना है कि एक दिन का अगर आपने कहीं पे जाना है तो $6 मिनिमम खर्चा है। तो अगर आप गाड़ी वगैरह परचेज़ करने की भी सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पर आगे ना आप अपना गाड़ी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। वो गाड़ी जो है आपको 3000 से लेकर 8000, 10,000 तक पुरानी गाड़ी इजीली यहाँ पर मिल जाती है। तो वो डिपेंड करता है आपके बजट पर, आपकी पॉकेट पर। और यहाँ पर आगे आप यहाँ का लाइसेंस भी बनवा सकते हो। तो लाइसेंस की बात अभी मैं कर ही रहा था। जो यहाँ पर जो मिनिमम जो स्टार्टिंग लाइसेंस है, जैसे हमारे लर्निंग लाइसेंस होता है, तो उसी तरह से ना यहाँ पर भी लाइसेंस होता है G1 टेस्ट, जिसको नॉलेज टेस्ट बोलते हैं। उसकी जो यहाँ पर फीस रहती है वो $108 के अराउंड रहती है। और उसको आपका DL एक्सट्रैक्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको ऐड करने के बाद उसमें क्या रहता है, आपका G2 स्किप हो जाता है। तो आप नेक्स्ट डे या विद इन वीक अपना G2 या फिर G का टेस्ट दे सकते हो, जिसकी कॉस्ट $50 रहती है। और अगर G के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसकी $80 to $90 जो फीस रहती है। आपने एक बार लाइसेंस बनवा लिया, उसके बाद अपना गाड़ी पे भी यहाँ पे घूम सकते हैं। जो आपने एक्सप्लोर करना है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मान लो आपको किसी दूसरी सिटी में जाना है तो वो भी बड़ा कन्वीनियंट सा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आपने दूसरी सिटीज़ में जाना है तो भाई बड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है चीज़ें। तो यहाँ के जो स्टॉप हैं, जो जहाँ पे सिटीज़ के अदर सिटीज़ के लिए बसें जाती हैं, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। बस अवेलेबल हो ना हो तो भाई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनके अपने जो रूट है उसके अकॉर्डिंगली वो चलती है। जो यहाँ पे ट्रेन है वो हाईली एक्सपेंसिव है, तो उससे तो चीपर यहाँ पर जो अपना गाड़ी पड़ती है। गाड़ी का यहाँ पे जो पेट्रोल की अगर रेट की बात करेंगे तो वो 150 मतलब 1.50 तो $1.5 के अराउंड यहाँ पे जो पेट्रोल है उसकी कीमत है। मैं तो मोस्टली अपना पैदल भी घूमता फिरता रहता हूँ, और यहाँ पर चलो मेरे पास सपोर्ट के लिए मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं, तो काफ़ी सपोर्ट हो जाती है उनकी। तो
फिर भी जो काम खुद करना है वो खुद ही आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसे घूमना फिरना है, अगर आपको स्पेशल आपकी जगह पे जाना है तो भाई कोई आपके लिए कोई भी इतना फ्री नहीं होगा कि आपको वहाँ पर लेके जाए अपना काम छोड़कर, है ना। सबके यहाँ पे अपने अपने काम सेट हैं, सबका एक स्केड्यूल बना हुआ है, तो सब उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। किसी के पास किसी दिन कोई टाइम है तो उसमें कई बार मैनेज हो गया तो घूम फिर लिए, वो बात अलग है, बट मोस्टली सबके यहाँ पे स्केड्यूल बिल्कुल सेट है। इवन कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसका ब्रदर है यहाँ पे, रियल ब्रदर है, वो उसके पास ही रहता है और वो अलग से वहाँ पे जो मंथली या फिर घर का रेंट भी देता है और सारे खर्चे, मतलब उसका जो हर चीज़ का खर्चा है ना वो अपनी जेब से आता है, क्योंकि हर बंदे का खर्चा यहाँ पे अलग है। तो रिश्तेदारों ने क्या किया मेरे लिए, या रिश्तेदारों ने नहीं बुलाया तो वो बोले वहम निकाल देना, तुमने भी रिश्तेदारों के लिए क्या कर दिया, तो आकर कनाडा में उनके पास ही आए हो, या फिर उससे पहले भी क्या कर दिया होगा। तो ये आ गया। उसके बाद किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद ही आपने सर्वाइव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर ना मान लो अगर आप घर में रह रहे हैं तो देखो यार, खाने पीने का भी यहाँ पे आपको खर्चा चाहिए। यहाँ पे एक बंदे की ग्रोसरी का जो खर्चा है ना वो तकरीबन $150 से $200 आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि यार आप क्या क्या कुक कर लेते हो, क्या क्या नहीं, कैसे कैसे आपको घर में सामान चाहिए। अगर आपने रूम लिया है तो वहाँ पे आपको किचन तो बिल्कुल फ्री है, तो किचन की तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी ने कोई रोकना तो है नहीं उसके लिए। तो $150-200 आपका उसका खर्चा आने वाला है। देखो रोटी का भी हो गया, कपड़े का भी हो गया, कपड़ा आप घर से लेके आओगे, प्री शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी, उस पर आप जितने मर्जी पैसे लगाओ वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे ब्रांडेड लो चाहे नॉन ब्रांडेड लो, चाहे उस पर 1.5 लाख लगा दो, चाहे 50,000 में अपनी कंप्लीट शॉपिंग कराओ, तो खर्चा तो आ ही जाता है। तो उस खर्चे को भी आप इंक्लूड करके रखना। अब आ जाते हैं उस तड़कते फड़कते टॉपिक पर जिसको आप सुनने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हैं, तो भाई वो है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें क्या रहता है कि किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पर है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, उसको हायर करने के लिए LMIA चाहिए होती है। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको जो यहाँ कनाडा के अंदर आपको आपने यहाँ पर ऐड डाली है ना, तो उसके बाद आपको ना यहाँ से कोई ऐसा कारीगर नहीं मिला, ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिला जिसके थ्रू आप वो काम करवा सको, तो आपको जो एम्प्लॉय है वो फॉरेन से हायर करना पड़ रहा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर रह रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल किसी भी अदर कंट्री में रह रहा है, तो फॉरनर है। तो उसको यहाँ पे हायर करने का जो प्रोसेस है वो LMIA के थ्रू होता है। LMIA की जो कॉस्ट है वो ₹1000 उसकी सरकारी फीस है, बट यहाँ पर उसका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा क्यों है, आपको ना पूरे ब्रीफ में बताऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ग्राउंड लेवल पर आकर ना चीज़ें कुछ और होती हैं, और इंडिया में बैठकर चाहे वो मैं कंसल्टेंट की बात कर लूँ, चाहे एजेंट्स की बात कर लूँ, और चाहे लोगों की बात कर लूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ बहुत हैं, पर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है। इतना रेट क्यों है ना, $1000 के 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 क्यों मांगे जा रहे हैं। पूरी की पूरी आपको ना इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी भी एक्चुअल में ये खर्चा सबसे बड़ा खर्चा है जो इसका चल क्या रहा है। इस खर्चे के लिए आपको अगर आपने कन्वर्ट करवाना है टूरिस्ट वीज़ा को, ये खर्चा आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो बताता हूँ आपको। एक्चुअल में LMIA का ना मतलब जैसे किसी को एम्प्लॉई चाहिए होता है तो वो फॉरेन से हायर करते थे, उनको एक फ़ीस भरनी पड़ती थी। कोई एम्प्लॉयर क्यों चाहेगा यार कि वो $1000 भरे और फिर बाहर से बंदा हायर करे, उसको क्या जरूरत है। उसको कनाडा से बंदे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं मिल रहे, बट एक एजेंट आ जाता है बीच में। अब सपोज करो किसी एम्प्लॉयर ने एक ऐड डाली कि उसको कारपेंटर की ज़रूरत है, तो वही ऐड अगर किसी एजेंट ने देख ली या फिर वो एजेंट उसको पर्सनली जानता है, तो वो कहेगा भाई आपने ये ऐड डाली है, अब $22 की जो आप आर्ली पे कर रहे हो, तो आपको एक कारपेंटर चाहिए, तो यही क्या मैं आपको $18 में दिलवा दूं, पर बंदा मैं अपनी मर्जी से हारे आपको करके दूंगा और काम वो जानता होगा, उसकी मेरी गारंटी है। तो एजेंट ने क्या गारंटी डाल दी इसमें, तो उसके बाद वो कहेगा यार मतलब मैं तुझसे क्यों, है ना, मतलब क्यों करवाऊँ। तो उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क आएगा एम्प्लॉयर के, तो वो कहेगा यार उसके बदले में मैं तुझे पेमेंट दूंगा ना, लाइक 15,000 तेरे और 15,000 मेरे। देखो सारा का सारा काम करवाना है लॉयर ने सारा का सारा जो उनका सिस्टम है LMIA को अप्लाई करना है ना एम्प्लॉयर की तरफ से, और एक जो फाइल सबमिट करनी है वो एम्प्लॉय की तरफ से। जो एक बंदा है जो LMIA लेना चाहता है उसको लेके दोनों को बीच में आकर लॉयर सारा का सारा यहाँ पे काम करवा रहा है। तो अब वो कहेगा यार बंदा कि मैं तो भाई $22 भी खर्चने को तैयार था, मुझे तो $18 खर्चने हैं, और उसको $18 देने हैं घंटे के, और मेरे तो $4-5 वहाँ से भी बच रहे हैं, और उसके बाद मुझे 15,000 वैसे भी मिल रहा है। तो एक तो हो जाता है ये वाला फंडा। उसके बाद एम्प्लॉयर को लालच दिया जाता है वो एजेंट के साथ मिलकर, तो दूसरे बंदे का जैसे जो एम्प्लॉई है वो भी सोचता है यार कि चलो मेरा भी 2 साल का वर्क परमिट आ जाएगा, मैं भी काम करूंगा, 1 साल के मैं पैसे एडवांस दूंगा, अगले साल जो कमाऊंगा वो मेरा है, तो वो चीज़ वो सोच लेते हैं। तो नंबर 2 में क्या आ जाता है कि यहाँ पर ना लोगों ने फेक कंपनियां ओपन कर रखी हैं जिसमें वो LMIA ही बांटते हैं। मतलब स्पेशल बिजनेस ओपन भी तभी किया हुआ है कि उनको LMIA देनी है। वो कहते हैं कि यार हम बिजनेस से नहीं कमा रहे हैं, हम सिर्फ LMIA से कमा रहे हैं। तो ये चल रहा है यहाँ पे, ये आम है। तो उसमें ना एम्प्लॉय को भी इतना दुखता नहीं है, वो कहता है यार मैं पैसे खर्चने को तैयार हूँ, और एम्प्लॉयर को भी लगता है यार कि यार चल
तेरा भी काम हो जाएगा, दोनों का बन जाता है मतलब बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। और कनाडा गवर्नमेंट ने तो वैसे भी इसको 2025 तक लीगल कर दिया है। आप यहाँ पर ना आके कनाडा में आके आप जॉब भी सर्च कर सकते हो, आप अपना रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हो, अपना जॉब्स बैंक कनाडा में जाकर वहाँ पर देख भी सकते हो कि वहाँ पर ना अभी भी LMIA के लिए कितनी कितनी वहाँ पे एड्स डली हुई हैं। वो वही एड्स हैं, वो आपको ना रिप्लाई करेंगे ना कुछ करेंगे, वो वही एड्स हैं जिन्होंने 4 हफ्तों के बाद ना अपनी LMIA को मैच्योर करवाना है, अपनी LMIA को प्रूव करवाना है। जॉब्स बैंक कनाडा में वहाँ पर ऐड डालनी पड़ती है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, 4 हफ्ते तक वहाँ पर ऐड रहनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयर बोलता है कि उसको एम्प्लॉय नहीं मिला, तो उसके बाद LMIA अप्रूव हो जाती है, फिर वो फॉरेन वर्कर को हायर कर लेते हैं। तो इसीलिए ना जो इसका रेट है वो बढ़ता जा रहा है। जो इसका रेट है ना वो 25,000 से लेकर 50,000 तक यहाँ पे कुछ भी डिमांड करते हैं। तो इस खर्चे के लिए प्रिपेयर हो जाओ। देखो अब बात कहते हैं, इसको इलीगल बोलते हैं। अब ये इलीगल है या नहीं है वो तो यार आपको भी पता लगी रहा है कि ये इलीगल है ना, बट यहाँ पर ना उस चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि वो कह देते हैं कि यार एक एजेंट है, उसकी फीस 10 रुपये भी हो सकती है, उसकी फीस $10 भी हो सकती है, उसकी फीस $10,000 भी हो सकती है। तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप उनको रिश्वत दे रहे हो या उनको फीस दे रहे हो, आपको कोई रिसिप्ट तो नहीं मिलने वाली है उसकी, बट आपके पैसे ही वहाँ पर चले गए और उन्होंने अपना काम बना लिया, आपने अपना काम बना लिया, तो दोनों का काम बन जाता है। तो जो लोग कुछ मतलब दो लोग क्या यार, काफ़ी लोग ना इस खर्चे को खर्चने में परवाह नहीं करते, वो खर्चते हैं और वो LMIA लेते हैं और अपना वर्क परमिट लेते हैं। उसके बाद PR का प्रोसेस करते हैं 2 साल बाद, अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो इसमें भी ना नोक A, नोक B, नोक C 3 तरह की जॉब्स आती हैं, वो डिपेंड करता है। नोक A में स्किल वर्कर आ जाते हैं, नोक B में कैशियर वगैरह की जॉब आ जाती है, नोक C में लेबर वर्क आ जाता है। तो इस तरह से कैटेगरी यहाँ पे बांटी गई है। वो आप ब्रीफ में भी चेक कर सकते हो कि नोक A में कौन सी जॉब्स आती हैं, नोक B में कौन सी आती हैं और नोक C में कौन सी आती हैं, कौन कौन किस किस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो पूरी की पूरी आप डिटेल उनकी ऑफिशियली वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। देखो इन खर्चों के लिए अगर आप प्रिपेयर हो ना कि आपको लगता है कि यार ये खर्चे मैं कर लूंगा, तो ही मतलब आप टूरिस्ट वीजा पर आकर अपने पैसे को यहाँ पे खराब करने की सोचना, नहीं तो पैसा वाकई खराब हो जाएगा। देखो मैं नहीं कहता यार कि आओ और फिर उसके बाद सोचो कि भाई मुझे फ्री में मिल जाएगी। देखो बहुत रेयर चांस होता है भाई किसी को फ्री में मिलेगी, कोई भी किसी के लिए नहीं बैठा। ये माइंड में अपना सेटअप कर लेना कि ऐसे कोई फ्री में तो नहीं देने वाला। फिर भी अगर लक आजमाना है तो आजमा लो, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। लोग तो कहते हैं यहाँ पे काम भी नहीं है, तो लोगों को हर बंदे को यहाँ पे 3-3 4-4 काम भी मिल रखे हैं। यार कोई एम्प्लॉयर भी वो सोचेगा, अगर मैं मान लो किसी को हायर भी करता है, कोई उसकी इतनी ज़्यादा कितनी की ज़रूरत होगी कि यार वो आपको किसी को $1000 खर्च के फ्री में हायर करेगा। और ये किसी एम्प्लॉयर के बस का भी नहीं है, यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट है। लॉयर के बस का ही है यहाँ पर काम, अकेले एम्प्लॉयर के बस का भी नहीं है ये काम। बड़ा डिफिकल्ट सा प्रोसेस होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना पड़ता है, सब चीज़ें बड़े सिस्टमेटिकली भेजनी पड़ती हैं, तब जाके LMIA अप्रूव होती है। LMIA रिजेक्ट भी हो जाती हैं, जो एम्प्लॉयर अप्रूव करवाने के लिए भेजता है ना वो भी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि अप्रूव होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है केस टू केस। एम्प्लॉयर की जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एम्प्लॉयर की जो पूरी की पूरी ग्रोथ आ रही है कंपनी की पिछले 3-4 साल की, और क्या उसने ऐड डाली है, जो उसने रिज्यूमे लिए थे लोगों के, क्या उनको हायर करने की कोशिश भी की थी, उनको क्रॉस करके चेक करने की भी मतलब क्रॉस कॉल भी कर देते हैं वो कि यार आपने ये रिज्यूमे डाला हुआ है, तो आपने इन लोगों को हायर करने के बुलाया था, तो ये मतलब इस जॉब के लायक नहीं रहे, तभी आप फ़ौरन से हायर कर रहे हो। तो वो भी डिपेंड करता है। तो LMIA रिजेक्ट भी हो जाती हैं। देखो यार फ्री में मिलना या ना मिलना ये सब लक की बातें हैं, किस्मत की बातें हैं, किस्मत आजमा लो, ठीक है। पैसा ख़राब करना है तो पैसा भी कर लेना। और आपको एक बात बताता हूँ, पहले माइंड को प्रिपेयर करके चलोगे ना कि इतना खर्चा आ जाएगा, अगर ना आया तो वो बोनस है। ट्राई योर बेस्ट, आपको ट्राई करना है, ट्राई करो, ठीक है। और अगर आप इतने कैपेबल हो ना कि अगर आप अच्छे से कोई काम को कर सकते हो और अब आपको वहाँ पर कोई हायर भी कर लेता है, फॉर द टाइम आपका इंटरव्यू भी ले लेता है, तो भाई पक्की बात है कि यार आपको फ्री में भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कम पैसों में भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको एम्प्लॉयर बोल दे कि भाई तू जो गवर्नमेंट फीस है उसका जुगाड़ कर ले या लॉयर फीस का जुगाड़ कर ले, बाकी मैं कर दूंगा। तो ऐसा भी चलता है यहाँ पे, है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं आपको सिर्फ ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि आप ना यार पहले से प्रिपेयर होकर आ जाना कि यार बाद में आके आपका दिल ना दुखे, आपको ये ना लगे कि यार बस मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, ठीक है। एक तो बंदा पहले ही अपने खुद को उठाने के लिए ऐसे स्टेप लेता है, ठीक है, कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा राइज करूँ, एक अपनी कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए या फिर अपनी तरक्की के लिए बंदा कोई स्टेप लेता है, ऐसा ना फ़ौरन में आता है। नहीं तो हर कोई अपने देश में यार बहुत बढ़िया होता है, जो इतने पैसे लगाकर रजिस्टर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ले रहा है भाई, तो वो नॉर्मल तो होगा नहीं, उसके पास तो पहले से पैसे होंगे। जिसके पास इतने पैसे पहले से थे वो पैसे लगाकर अपने पैसों को ख़राब ना करे, है ना। तो बस मेरा तो इस वीडियो के अंदर यही आपको सजेशन है,
किसी भी बात से कोई डरना नहीं है। मैंने सिर्फ अपना आपको एक्सपीरियंस ही शेयर किया है कि जो जो खर्चे मेरे होते हैं मैंने उसके बारे में बताया, और LMIA के बारे में तो जो मैंने यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देखी है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और मेरा क्या प्लान है आपको कभी वीडियो में पता लग ही जाएगा। फिलहाल तो देखो यहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। वीडियोस मेरी चल पड़ी तो भाई मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं है। तो बस वीडियो को यार प्यार देते रहना, और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था, तो ऐसे ही प्यार बरकरार रखें। और मुझे कुछ भी लगेगा ना ग्राउंड रियलिटी से कुछ भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कोई इन्फॉर्मेशन देने लायक लगी तो भाई उसके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।